हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम नई बुक को डिस्कस करेंगे, देखेंगे, जो कि है यूथ कंपटीशन टाइम्स का। और ये लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका के ग्राम समाज एवं विकास की जो अध्यायवार जो ये प्रश्न कोश आया हुआ है नई बुक, यानी कि चैप्टर वाइज जो निकाला गया है प्रश्न बनाकर, तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, इसमें टोटल 1194 प्रश्न हैं टोटल चैप्टर को मिला के, और जो कि ये नवीनतम जो पाठ्यक्रम आया था, नया सिलेबस, उसी के अनुसार उसमें जितना भी चैप्टर दिया गया था उसे संबंधित ये समाहित किया गया है इस बुक में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो है चैप्टर वाइज दिया गया है, तो चैप्टर वाइज ही सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में पहला चैप्टर होगा, इसके अगले वीडियो में दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। इस तरीके से हम करके इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्ज़ाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। ठीक है, आप लोगों का बहुत ये डिमांड था कि ये यूथ कंपटीशन की जो नई चैप्टर वाइज आई है बुक, उसको करा दीजिए, तो लो आ गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, इसका पहला क्वेश्चन है, भारत गाँव में बसता है, यह कथन जो है किसने कहा था? तो यह कथन कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत जो है गांव में बसता है, ग्रामीण भारतीय जन भारतीय समाज का केंद्र होने के साथ ही वास्तविक भारत का परिचायक भी है। ठीक है, ग्रामीण क्या है? ग्रामीण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीणी का पद कभी वंशानुगत तो कभी नामित तथा कभी निर्वाचित रहा होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा गया था मैकडोनाल्ड के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। मैकडोनाल्ड जो थे वो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा था कि ग्रामीण का पद कभी वंशानुगत तो कभी नामित तो कभी निर्वाचित रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? तो ऋग वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को कहते थे ग्रामणी। क्या कहते थे? ग्रामणी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के समय में उसको प्रधान के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। ऋग वैदिक काल में जो है राज्य का मूल आधार कुल यानी कि परिवार होता था। कुल का अर्थ परिवार होता है, और परिवार का मुखिया जो होता था उसको कुलप कहते थे अथवा गृहपति कहा जाता था। कई कुलों को मिलाकर ग्राम का जो है निर्माण होता था, और जिसका प्रमुख क्या होता था? ग्रामणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे, जिसका प्रधान विश्वपति होता था, और विश्वों के समूह से जो है जन बनता था, और जिसके अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। तो इस तरीके से ये जो है आधार था और प्रथा थी जो चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गाँव में हदबंदी, भूमि एवं मकान का पंजीयन, कर की छूट एवं जनगणना का कार्य जो है कौन करता था? तो ये किया जाता था गोप के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गोप जो होता था वो गांव में हदबंदी, और ये किसके काल में होता था? ये मौर्य के काल में होता था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गोप जो होता था वो गांव में हदबंदी, भूमि एवं मकान का पंजीयन, कर की छूट, जनगणना का कार्य भी करता था। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामणी होता था, जिसे ग्राम की भूमि प्रबंध एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगम काल में नगरीय और ग्रामीण प्रशासन का मुख्य कौन होता था? तो उसको कहते थे मनरम। क्या कहते थे? मनरम। ठीक है, आंसर इसका मनरम हो जाएगा, जो कि संगम काल में नगरीय और ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल के ग्रामीण प्रशासन में सामान्य लोगों की जो है संस्था कौन सी थी? तो चोल काल के ग्रामीण प्रशासन में सामान्य लोगों की संस्था जो थी उसका नाम था उर। क्या था? उर। ठीक है, चोल काल के ग्रामीण प्रशासन में सामान्य लोगों की संस्था उर थी। उर की बैठक में सभी ग्रामवासी भाग लेते थे, और उर का मुख्य कार्य सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु एवं गाँव की भूमि का अधिग्रहण करना होता था। सभा जो है अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरू मक्कल कहते थे। सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह के काल में स्थानीय शासन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? ये बताना है। तो शेरशाह के काल में जो है टोटल तीन जो है स्थानीय शासन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, शेरशाह के काल में स्थानीय शासन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। पहला था सूबा या एकता, दूसरा था सरकार, तीसरा था परगना। ठीक है, प्रत्येक एकता या सूबा अनेक सरकारों में विभाजित होता था, जिसमें सिकदर ए सिकरदान, ठीक है, सिकदर एक सिकदरान और मुंसिफ या मुंसिफान 2 अधिकारी होते थे। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में बटा होता था, जिसमें एक सिकदर, एक मुंसिफ, एक फौजदार और 2 कारकुन होते थे। गांव की व्यवस्था शेरशाह के शासनकाल में पूर्व की भांति रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में किसे स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक, और इसी को जो है स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसने जो है वर्ष 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व सेवाग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई, ये बताना है। तो स्वतंत्रता के पहले सेवाग्राम योजना जो है ये वर्ष 1936 में शुरुआत हुआ था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट सही हो जाएगा। स्वतंत्रता पहले जो है सेवाग्राम योजना वर्ष 1936 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में सेवाग्राम नामक स्थान में, ये जो है नामक गांव में है। सेवाग्राम आश्रम भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित दूसरा आश्रम है। इससे पहले गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, और यह आश्रम गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों एवं उनके राजनीतिक आंदोलन आदि के संचालन के केंद्र थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में स्थानीय सरकार का विषय किस अनुसूची में रखा गया है, ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 7वीं अनुसूची। ठीक है, आपको याद रखना है ये। भारत के संविधान में स्थानीय सरकार का विषय जो है 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची यानी कि राज्य सूची में रखा गया है। ठीक है, 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो राज्य सूची में स्थानीय सरकार को रखा गया है, और 7वीं अनुसूची में, ये याद रखना। अनुच्छेद 40 के क्रियान्वयन के संदर्भ में अनुच्छेद 246(3) में जो है देश के किसी भी राज्य विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय शासन से संबद्ध व्यवस्थाओं के लिए कानून बनाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारतीय ग्रामीण समाज की व्यवस्था जो होती है वो संयुक्त परिवार वाली होती है, कृषि व्यवसाय होता है, और अनुशासनबद्ध परिवार होता है। तो यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ग्रामीण समाज की जो है विशेषता जान लेते हैं भारत के। तो भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषताओं में पहला है संयुक्त परिवार, दूसरा है कृषि व्यवसाय, तीसरा है अनुशासनबद्ध परिवार, चौथा है बंद सामाजिक स्तर, पांचवा है उपभोग पर आधारित आर्थिक संरचना, छठा है प्रत्येक गांव की एक पृथक सामाजिक इकाई होती। तो ये सारी विशेषताएं हैं भारतीय ग्रामीण समाज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने गांव हैं? तो भारत में अगर हम गांव की बात करेंगे तो 6,40,930 गाँव हैं। कितने गाँव हैं? 6,40,930 गाँव हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा यह संज्ञा दिया गया। ठीक है, ग्रामीण समुदाय को इन्होंने क्या कहा है? लघु समुदाय। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। ग्राम से शहरों में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों को रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने विकासवादी शहर कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहाँ पर क्या होता है? तो जहाँ पर समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, प्राथमिक समूह में प्राथमिकता होती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट, उपयुक्त सभी। ये तीनों चीज़ें जहाँ पाई जाती हैं उसको क्या कहा जाता है? ग्रामीण समुदाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी की बात करेंगे तो 83.3 करोड़ है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा। और इसके और परसेंटेज में अगर हम बात करेंगे तो 68.84% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके, और टोटल अगर जनगणना 2011 के अनुसार देखें टोटल जनसंख्या कितना है? तो 121 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और इसमें दिया गया भूदान आंदोलन, गांधीवादी योजना, जन योजना, सर्वोदय योजना किसके द्वारा चलाया गया? इधर ये दिया गया, इसको मिलान करना। ठीक है, तो देखिए इसका हम डिटेल में देख लेते हैं। भूदान आंदोलन जो है वो चलाया गया था संत विनोबा भावे के द्वारा 1951 में। ठीक है, और ये जो है स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। भूदान आंदोलन को सफल बनाने के लिए विनोबा भावे गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कार्यों और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों का प्रयोग किया। गांधीवादी आर्थिक चिंतन की मूल भावना का समावेश करते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का सूत्रण किया। ठीक है, इसके बाद गांधीवादी योजना में जो है कृषि पर अधिक जोर दिया गया था। वर्ष 1945 में जन योजना का सूत्रण जो है एमएन रॉय ने किया था। जन योजना मार्क्सवादी समाज पर आधारित थी तथा इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में को प्रमुखता दी गई। भारत के नियोजित विकास का एक खाका जो है जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1950 में प्रस्तुत किया, जिसे सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है। और इस योजना की मूल प्रेरणा गांधीवादी पद्धति के अनुरूप सामुदायिक रचनात्मक कार्य तथा ट्रस्टीशिप था। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो है कृषि से संबंधित नहीं है?
अब इसमें देखना है समितियाँ दी गई हैं, तो इसमें बताना है कौन सी समिति या रिपोर्ट जो है वो संबंधित नहीं है कृषि से। तो इसका आंसर जो है वाई के अलग समिति जो है ये कृषि से संबंधित नहीं है। ठीक है, गाडगिल रिपोर्ट जो है कृषि ऋण पर संबंधित है, खेरागत रिपोर्ट कृषि विकास पर संबंधित है और कृष्णामाचारी रिपोर्ट जो है कृषि मूल्य पर आधारित है। जबकि वाई के अलग समिति ने जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा का निर्धारण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1938 में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और इस समिति का कार्य जो है अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों के विकास की ठोस नीति व कार्यक्रम तैयार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से बताना कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? ग्रामीण विकास कार्यक्रम दिया आदर्श सेवा ग्राम योजना सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा, गुड़गांव योजना सर स्पेंसर हेज, बड़ौदा ग्राम पुनर्निर्माण योजना बीटी कृष्णामाचारी और श्री निकेतन योजना रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो गलत है बी पार्ट, गुड़गांव योजना जो दिया गया है स्पेंसर हेज, तो ये गलत है। ठीक है, डेनियल हैमिल्टन ने जो है वर्ष 1903 में सहकारिता के आधार पर ग्रामीण विकास की योजना बनाकर मद्रास के निकट सुंदरम ग्राम से आदर्श सेवा ग्राम योजना को प्रारंभ किया। महाराष्ट्र प्रांत के गुड़गांव जिले में के डिप्टी कमिश्नर एफ.एल. ब्रेनी ने 1920 में ग्रामोत्थान के लिए गुड़गांव परियोजना को प्रारंभ किया था। ठीक है, गुड़गांव परियोजना किसने प्रारंभ किया था? एफ.एल. ब्रेनी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके बाद बड़ौदा ग्राम पुनर्निर्माण योजना को 1932 में बड़ौदा यानी कि गुजरात में बीटी कृष्णामाचारी के द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा समाजशास्त्री एल.एम. हस्ट के सहयोग से 1920 में ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना को प्रारंभ किया। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सही उत्तर का इसमें से चयन करना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो सतत विकास लक्ष्य में जो है लक्ष्य 2 में लैंगिक समानता, लक्ष्य 3 में जो है इसमें से बताना है कि लक्ष्य इधर लक्ष्य 2, लक्ष्य 5, लक्ष्य 3, लक्ष्य 1 दिया गया और इसमें सतत विकास लक्ष्य दिया गया है एक तरफ, लैंगिक समानता, गरीबी की पूर्णता समाप्ति, भुखमरी की समाप्ति और अच्छा स्वास्थ्य। तो इसमें बताना है कि कौन से लक्ष्य में क्या रखा गया था। ठीक है, तो इसके अगर हम देखते हैं आंसर, तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, यानी कि इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 1, इसका 4, इसका 2। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। लक्ष्य 2 में जो है भुखमरी की समाप्ति और लक्ष्य 5 में लैंगिक समानता, लक्ष्य 3 में अच्छा स्वास्थ्य और लक्ष्य 1 में गरीबी की पूर्णता समाप्ति रखी गई थी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें डिटेल में देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में किया गया था। इसके लिए महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में 25 से 27 सितंबर 2015 में आयोजित की गई थी। इस बैठक में जो है 15 वर्षों के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2030 की अवधि तक प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित 17 लक्ष्यों में जो है लक्ष्य 1 गरीबी की पूर्णता समाप्ति, लक्ष्य 2 है भुखमरी की समाप्ति, लक्ष्य 3 है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, लक्ष्य 5 है लैंगिक समानता से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान कॉल सेंटर कब से कार्यरत है? किसान कॉल सेंटर की बात करेंगे तो ये वर्ष 2004 से कार्यरत है, 21 जनवरी 2004 से। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य जो है सप्ताह के 7 दिनों तक कृषि समुदाय को सूचनाएं उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है कृषि अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, ये कब प्रारंभ किया गया? तो ये अभियान प्रारंभ किया गया था 1942 से। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जो है वर्ष 1942 में आरंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अन्न की कमी को पूरा करना था जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न हुई थी। इस अभियान को राज्य सरकारों द्वारा कृषि विभागों के माध्यम से संचालित किया गया था तथा इस अभियान के अंतर्गत नए बीज एवं रासायनिक खाद जो है किसानों को बांटी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताना कौन सा युग्म सही रूप से लिखा हुआ है। इटावा अग्रगामी योजना 1950, ठीक है, सामुदायिक विकास योजना 1954, सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1966 और अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम 1965। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन सा युग्म सही है ये बताना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी पार्ट, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम जो 1965-66 में शुरुआत किया गया था। अब इसके डेट देख लेते हैं और के भी। इटावा अग्रगामी योजना जो है 1948 में शुरुआत किया गया, सामुदायिक विकास योजना 1952 में, सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960-61 में शुरुआत किया गया, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम 1965-66 और सूखा असंख्यित क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में शुरुआत किया गया। तो इस तरीके से यह सही डेट होगी इसकी। इसके बाद और इसमें है वो भी देख लेते हैं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम जो है 1977-78, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 1979 में, कुटीर ज्योति कार्यक्रम 1988-89,
जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 में शुरुआत किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने सामुदायिक विकास योजना के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो डगलस एनसिमगर, हैरी जॉनसन, जेस्टर बाउल्स और समाजशास्त्री कार्ल टेलर। तो इसमें अगर आंसर देखेंगे तो हैरी जॉनसन ने जो है सामुदायिक विकास योजना में कोई निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सामुदायिक विकास योजना को जो है 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। इस योजना का मूल दर्शन था सहकारिता एवं स्वयं सहायता था। ठीक है, इस कार्यक्रम के निर्माण में 3 अमेरिकी विशेषज्ञों ने विशेष योगदान दिया था। भारत में फोर्ड फाउंडेशन के प्रमुख डगलस एनसिमगर और संयुक्त राज्य अमेरिकी के राजदूत चेस्टर बाउल्स और समाजशास्त्री कार्ल टेलर थे जिन्होंने जो है इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम राज्य शामिल नहीं है पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने से संदर्भ में। ठीक है, 2010-11 में जो है आरंभ की गई पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने की प्रक्रिया का मतलब पूर्वी भारत जिसके अंतर्गत 7 राज्य आते हैं उसमें से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में चावल आधारित फसल प्रणाली की उत्पादकता को सीमित करने वाली बाधाओं का समाधान करना था। ठीक है, तो इसमें सिक्किम का नाम नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय समाज प्राथमिक रूप से उदाहरण किसका उदाहरण है? तो भारतीय समाज जो है वो ग्रामीण समाज का उदाहरण है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 70% लोग गाँव में रहते हैं जिनका जीवन कृषि और पशुपालन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ग्राम विकास के संदर्भ में सही संबंध बताना है। इसमें से कौन सा है? तो कृषि एवं संस्कृति से संबंधित है ग्राम विकास। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्यौहार जो फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है? तो वो त्यौहार है पोंगल और बैसाखी, यानी कि दोनों त्यौहार हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाते हैं, बैसाखी त्यौहार पंजाब में मनाते हैं जब कृषि फसलों की कटाई होती है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त ओणम, बिहू और उगाड़ी फसल काटने के समय ये भी त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगाड़ी जो है मुख्य रूप से फसल काटने के समय मनाए जाने वाले त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है कर्नाटक राज्य से है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उगाड़ी जो है दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रमुखता से मनाया जाता है। इस पर्व को चैत्र मास के प्रथम दिन मनाते हैं और यह नई फसल के आगमन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण समाज एवं भूमि सुधार किस काल में प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था ब्रिटिश काल में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने जो है इसमें भूमि सुधार प्रणाली के लिए जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था को आधार बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू करने का निर्णय कब लिया गया? तो यह जो लिया गया निर्णय ये था समय 30 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, मिड डे मील कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिड डे मील कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नामांकन वृद्धि करना, पोषण स्तर बढ़ाना, प्रतिधारणा और उपस्थिति सुधारना, और इसमें ये तीनों हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? टी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों इसका मुख्य उद्देश्य है। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई? तो 15 अगस्त 1995 से हुई, जिसका उद्देश्य था नामांकन वृद्धि, पोषण स्तर बढ़ाना, प्रतिधारणा और उपस्थिति को सुधारना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति व्यवस्था को राम राज्य के लिए सबसे घातक किसने माना था? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, आंसर क्या है? सी पार्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है जाति व्यवस्था को राम राज्य के लिए सबसे घातक माना था। महात्मा गांधी जाति व्यवस्था को राम राज्य की कल्पना में सबसे बड़ी अड़चन मानते थे। उनका मानना था कि राम राज्य तब तक संभव नहीं है जब तक कि शोषितों और पिछड़ों को आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता नहीं सुनिश्चित की जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, क्या प्राप्त करना चाहता है? तो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन जो है 2000-2001 से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता के साथ प्राथमिक शिक्षा में बालक बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतर को दूर करना तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस अभियान को पूरे देश में राज्य सरकारों की सहभागिता से चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, आप किसी राष्ट्र के महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं। ये उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्धता कराई जाने वाली सुविधा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 15 से 43 वर्ष की आयु के वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए पोषण, ये जो है इसकी उपलब्धता नहीं है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। बाकी इसमें
6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की टीकाकरण, नए जन्मे शिशुओं की देखभाल, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल, ये तीनों शामिल हैं। ठीक है, तो आंगनबाड़ी केंद्र में क्या नहीं होता, बी पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के शिक्षार्थियों के लिए किस आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है, तो वो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। कौन सा है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के शिक्षार्थियों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। एकलव्य मॉडल आवासीय योजना की जो शुरुआत है वो 1998 में की गई थी और इस तरह के प्रथम विद्यालय का शुभारंभ वर्ष 2000 में जो है महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने हेतु जो है किस आयोग का गठन किया गया है, तो वो है कोठारी आयोग। कौन सा आयोग है, कोठारी आयोग, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने हेतु कोठारी आयोग की स्थापना 1964 में जो है किया गया था और इस आयोग का गठन यूजीसी के तत्कालीन अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को 1966 में जो है प्रस्तुत कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून तक जो है कृषि वर्ष मनाया जाता है। सीता भूम किसे कहा जाता था, सीता भूम जो है सरकारी भूम को कहा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मौर्य काल में जो है राजकीय यानी कि सरकारी भूम को सीता भूम कहते थे। किस काल में, मौर्य काल में, और इससे प्राप्त होने वाले कर को सीता कहा जाता था। इस भूमि पर जनजातियों द्वारा जुताई एवं बुवाई की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल के समय में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत हुई, तो वो गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। इसके काल में जो है इजारेदारी प्रथा की शुरुआत हुई। इजारेदारी प्रथा को जो है 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने लागू करवाया था। इस प्रथा की 2 विशेषताएँ थीं। पहला था इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी, दूसरा था सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी और उल्लेखनीय है कि 1777 में पंचवर्षीय ठेके की जगह ठेके की अवधि 1 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले 12 महल में लागू हुआ था 1792 में। ये तमिलनाडु में पड़ता है 12 महल। ठीक है, तो वहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था और इसके जनक जो थे वो थॉमस मुनरो और कर्नल रीड थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था का संबंध जो है ब्रिटिश काल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलवाड़ी जो है व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, तो महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी थे, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। हाल्ट मैकेंजी जो है जन्मदाता थे। हाल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था को ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर प्रस्तुत किया और यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर भी लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में बलि से क्या अभिप्राय था, तो मौर्य काल में बलि से अभिप्राय था एक प्रकार का ये भू राजस्व होता था, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, जो कि उपज का 1/6 भाग जो है लगाया जाता था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंचाई का वर्णन किस अभिलेख में जो है वर्णित है, सिंचाई का वर्णन जो है ये जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में गुप्त शासक रुद्रदामन की विजय व्यक्तित्व कृतत्व का जो है विवरण प्राप्त होता है। इस अभिलेख में सिंचाई के उल्लेख के साथ साथ सुदर्शन झील की भी मरम्मत का भी उल्लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को किया गया, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है इसकी एक स्वायत्त शासित संस्था है। रॉयल कमीशन की कृषि की रिपोर्ट के अनुसरण में जो है सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत जो है पंजीकृत इस संस्था की स्थापना 16 जुलाई 1929 को किया गया था। जरीब की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ, तो जरीब की शुरुआत जो हुआ था ये शेर शाह के शासनकाल में हुआ, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अकबर वह प्रथम मुगल शासक था जिसने इसे मुगल काल में भी लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में गाँव की खेती की नपाई जो है कि अंतिम इकाई क्या होती है, तो वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो वो होता है गज। क्या होता है, गज। गज जो है खेत मापने की अंतिम इकाई होती है। 1 बीघा में जो है 20 बिसवा होता है, जो हेक्टेयर भूमि मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, और इसके बाद 1 बिसवा बराबर 151.25 गज होता है, जो कि भूभाग को हेक्टेयर और एकड़ में मापा जाता है। इसके बाद मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था, तो मौर्य काल में सिंचाई कर को जो है उदक भाग कहा जाता था, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उदक भाग कर मौर्य काल में सिंचाई के रूप में लिया जाता था और यह 1/3 भाग के रूप में लिया जाता था। बलि जो है मौर्य काल का भू राजस्व कर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों की अर्थव्यवस्था किन स्तंभों पर जो है आश्रित थी, तो वो था कृषि, पशुपालन, उद्योग, तीनों पर आश्रित थी, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है हर वर्ष, तो ये मनाते हैं 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को मनाया जाता है
और इस दिन जो है चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा इनको कहा जाता था, इनके सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। और ये 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसके बाद सघन कृषि कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1964 में हुई। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है कार्यक्रम लाया गया था। तीसरी पंचवर्षीय के दौरान 1964 में इसकी शुरुआत किया गया। राष्ट्रीय किसान आंदोलन का आयोग कब गठन किया गया? तो राष्ट्रीय किसान आंदोलन का गठन जो है 18 नवंबर 2004 को किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के समय भारत के तत्कालीन कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन से? तो वो थे सुब्रमण्यम। कौन थे? सुब्रमण्यम। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। और उसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSRI गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ उपस्थित है? CSRI गन्ना प्रजनन संस्थान जो है ये कोयम्बटूर में स्थित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? कोयम्बटूर पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, ठीक है। जबकि त्रिचुरापल्ली यानी कि त्रिची में राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। चिकमंगलुरु में कॉफी अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था पंतनगर में, ठीक है। 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में है और इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण विकास का तात्पर्य क्या है? तो सब कुछ जो ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है उसको ग्रामीण विकास कहा जाता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है। यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में जो है पिछड़ गए हैं, और यह ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, ठीक है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी ने ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। संविधान का 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 स्थानों का जो है महिलाओं के लिए आरक्षण सबसे ज़्यादा योगदान, इसी का आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में कम से कम 1/3 स्थानों का जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होना ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है, कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तो वो है ग्रामीण महाजन। कौन करता है? ग्रामीण महाजन, ठीक है। कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य ग्रामीण महाजन करता है। ग्रामीण महाजनों द्वारा जो है किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाते हैं। ग्रामीण महाजनों द्वारा किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाते हैं और उन्हें ज़रूरत के समय काम आ जाता है तथा कागजी कार्यवाही भी कम करनी पड़ती है, इसलिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई क्या है? तो ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई है गांव। क्या है? गांव होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई गांव है। ग्रामीण समुदाय में जो है स्थानीय क्षेत्र के लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया और उनकी संस्थाएं शामिल होती हैं, जिसमें वह खेतों के चारों ओर स्थित झोपड़ियां पूर्वा अथवा ग्रामों में रहती हैं, जो उनके सामान्य क्रियाकलापों का केंद्र होता है। ग्रामीण सामाजिक संरचना एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य श्रेणी इनमें से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। उपरोक्त दोनों है। कौन कौन सा? जैविकीय श्रेणी और सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है। मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य जैविकीय श्रेणी एवं सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी विद्यमान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि उत्पादन हेतु भूमि का जो है उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन करना, यह है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ग्रामीण आजीविका के अनुसार कृषि अभी भी देश की कुल श्रमिक शक्ति से आधे से अधिक को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रही है। यह कुल जीडीपी में योगदान के आधार पर जो है एक अवशिष्ट सेक्टर होकर रह गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है ग्राम प्रधान। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान पद के चुनाव में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति समिति का उपाध्यक्ष होता है। भूमि का वर्गीकरण मूलतः चारागाह कृषि योग्य भूमि पर आधारित होता है। भारत में 5 श्रेणियों में जो भूमि को वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है?
तो ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य जो करता है उसको क्या कहते हैं, पुरोहित कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। पुरोहित वो प्रधान याचक है जो राजा या और किसी के यजमान के यहाँ अगुआ बनकर यज्ञ आदि श्रौत कर्म, गृह कर्म, संस्कार, शांति आदि अनुष्ठान करवाता है। अगला क्वेश्चन, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रमों से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई? तो 1966 में हुआ था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा यह शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें हरित क्रांति के जनक के तौर पर माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग ने जो है उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित किया था। वर्ष 1960 के मध्य में भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न होने के कारण 1960 से लेकर 1963 के दौरान HYB के 7 राज्यों के 7 चयनित जिलों में प्रयोग किया गया और यह प्रयोग जो है सफल रहा था तथा 1966 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? तो वो कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः किसमें बांटा जा सकता है? तो भारतीय ग्रामीण समाज को जनजातीय समाज और कृषक समाज में बांटा जा सकता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय ग्रामीण समाज को मुख्यतः जनजातीय समाज और कृषक समाज में बांटा जा सकता है। जनजातीय वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य के बाहर निवास कर रहा है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाली एक वैधानिक शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन जो है ग्रामीण समाजशास्त्र में किया जाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रामीण समाजशास्त्र की वो शाखा जहाँ पर ग्रामीण जीवन, ग्रामीण संबंधों के ग्रामीण जगत का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। और F. स्टुअर्ट चैपिन, T. लीन स्मिथ, J.B. चिंतावरम आदि विद्वानों ने इसे जो है व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो वो है सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है। सरकार द्वारा चलाई गई कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जैसे कि ग्रामीण आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर बचत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आदि हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है? तो वो कहा गया अशोक मेहता समिति। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, ठीक है। अशोक मेहता समिति में कहा गया है कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण स्थान है या योगदान है। अशोक मेहता समिति 1977 में प्रस्तुत किया गया था। बलवंत राय जो मेहता समिति थी ये 1957 में हुआ था, ठीक है, प्रस्तावित। और इन्होंने जो बलवंत राय मेहता ने जो है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की संरचना की जो है सिफारिश की थी। अशोक मेहता ने जो है 2 स्तरीय ग्राम पंचायत संरचना की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब किया गया? तो ये वर्ष 1953 में किया गया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। 1953 में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने, महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों की तकनीक और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, समाज कल्याण बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो था दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है। दुर्गाबाई देशमुख थी जो समाज कल्याण बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। और इससे पूर्व यह योजना आयोग में समाज सेवा की प्रभारी थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए कल्याण कार्यक्रमों की योजना बनाने में भी सहायक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या का कितने % लोग गांव में निवास करते हैं? तो वो है टोटल लगभग 70%। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। टोटल है 121 करोड़, उसमें से 83.3 करोड़ गाँव में रह रहे हैं जो कि देश की कुल आबादी का लगभग 70%। व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? तो वो है कृषि। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट कृषि, ठीक है। और इसमें जो है कीटनाशक और उर्वरकों जैसे कृषि से संबंधित उत्पादों की हमेशा जो है मांग बनी रही है। हालांकि किसानों को थोक विक्रेताओं से अपनी अधिकांश आपूर्ति मिलती है लेकिन थोक बाजार दूर स्थानों पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण समाज की संरचना में किसे एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है? तो वो है ये सभी हैं नातेदारी, विवाह और परिवार, ये तीनों माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक संरचना के व्यवस्थित स्वरूपों में किसे शामिल किया जाता है? तो सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक समितियां, सामाजिक मूल्य तीनों शामिल किए जाते हैं। आंसर इसका डी पार्ट जो है सभी, ठीक है। सामूहिक जीवन का प्रथम पालना किसे माना जाता है? तो ग्रामीण परिवेश को सामूहिक जीवन का प्रथम पालना माना जाता है। और अमेरिकी समाजशास्त्री थे रॉबर्ट ई पार्क, वह व्यक्ति हैं जिन्होंने सामूहिक व्यवहार शब्द को गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवारों की प्रधानता पाई जाती है? तो ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार होते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? तो ये कहा गया है रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा।
इन्होंने लघु समुदाय की संज्ञा दी है। ठीक है, लघु समुदाय में किसी एक गांव में लोग एक स्थान पर बसे होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं और बहुत कुछ एक से रीति रिवाज, संस्कार, त्यौहार आदि में बंधे होते हैं, बहुत कुछ एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए इसे लघु समुदाय कहा जाता है। ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने का कारण क्या है? तो परंपरा, प्रथा, भाग्यवादिता और रूढ़वादी, ये चारों जो होते हैं वो कम शिक्षित होने का कारण है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने के कारण अब इसमें देखते हैं तो परंपरा है, प्रथा है, भाग्यवादिता और रूढ़वादी है, सामाजिक कमजोरियां भी हैं, पैसे की समस्या होती है, परिवार की सोच, लोगों की सोच इत्यादि जो होती हैं, ये सारी जो है कम शिक्षा की क्या होती हैं, कमजोरियाँ होती हैं, कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज में प्रकृति के समीप होता है, इसके पीछे किन कारणों को उत्तरदायी माना जाता है? तो वो हैं कृषि, मत्स्य पालन और भोजन संग्रहण, ये सभी होते हैं, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण समाज प्रकृति के समीप होता है, इसके निम्न कारण है, पहला है कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा मत्स्य पालन, चौथा है भोजन संग्रहण, पांचवा है कृषि विकास के प्रति लगाव इत्यादि। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता के ह्रास होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये है जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण और औद्योगिकरण, ये तीनों कारण होते हैं प्रमुख रूप से, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में नेतृत्व प्रणाली में परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है? तो पंचायती राज की स्थापना, आर्थिक संरचना में परिवर्तन, मताधिकार संरचना में परिवर्तन, तो ये तीनों कारण हैं, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व का मूल कारण क्या है? तो ग्रामीण पिछड़ापन, नगरीय क्षेत्रों में प्रवास, नगरीय क्षेत्रों की सीमित भूभाग, और ये सभी इसमें कारण है, तो आंसर इसका भी डी हो जाएगा। नगरीय समाज में जो है अंधविश्वास की कमी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है, यहाँ जो है सामुदायिक जीवन अधिक व्यस्त है, शिक्षा का अधिक विस्तार हुआ है, तो इसलिए इसमें अंधविश्वास की कमी पाई जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, शहरी समुदाय में एकाकी परिवार के जो है बाहुल्य का मुख्य कारण क्या है? तो वो है उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा रखना, जो है एकाकी परिवार का बाहुल्य का मुख्य कारण बनता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शहरी समुदाय में एकाकी यानी कि एकल परिवार के बाहुल्य का मुख्य कारण उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा होती है, परिवार के सदस्य कम होने के कारण खर्चे भी कम होते हैं, एकाकी या एकल परिवार में बच्चे कम होते हैं, जिसके कारण माता पिता अपने बच्चों की परवरिश बेहतर ढंग से कर पाते हैं, जिससे जीवन शैली बेहतर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी समुदाय में जो है सांस्कृतिक भिन्नता का मूल कारण क्या है? तो वो है विभिन्न सांस्कृतिक बहुल्यता, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शहरी सांस्कृतिक विविधता विभिन्न संस्कृतियों की गुणवत्ता, जैसे कि मनोकल्चर, वैश्विक मनोकल्चर, सामाजिक विकास और समान संस्कृतियों के समीक्षीकरण के विपरीत है। सांस्कृतिक विविधता शब्द का अर्थ यह भी हो सकता है कि विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करती हैं, तथा विभिन्न सांस्कृतिक बहुल्यता शहरी समुदाय में सांस्कृतिक भिन्नता का मूल कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी समुदाय में वर्ग अतिवाद का मुख्य कारण क्या है? तो वो है आर्थिक, क्या है? आर्थिक, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय समुदाय में सदस्यों के मध्य किस प्रकार के संबंधों का प्राधान्य होता है? तो वो होता है औपचारिक प्राधान्य, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। औपचारिक संबंधों का प्रावधान होता है। परंपरागत कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015-16 से एक नई परंपरागत कृषि विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य जो है जैविक उत्पादों के प्रभावीकरण और विपणन को प्रोत्साहित करना इसका मेन लक्ष्य है। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 1 जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया और देखा। इसमें टोटल 89 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 2 होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।